नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान संपन्न। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग। यूपी में बाकी बचे चरणों और मणिपुर में चुनाव प्रचार तेज। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के सामने पेश। ईडी के दफ्तर में करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ। तकनीक के जरिए ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर प्रधानमंत्री का जोर। बजट संबंधी घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार में संबोधन। विकास के लिए विशेष रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश। भारत चीन के संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, एलएसी में एक तरफा बदलाव नहीं करेंगे स्वीकार। 13 दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर बनी सहमति। और गहराया यूक्रेन रूस संकट। रूस ने यूक्रेन से राजनयिक कर्मचारियों को निकालना किया शुरू। यूक्रेन का अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का फैसला। ब्रिटेन के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मॉस्को पर लगाए प्रतिबंध। और हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रही। विधानसभा चुनाव वाले राज्य में कोविड में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को रियायत दी है। बैठक और रैलियों के लिए 50% क्षमता वाली पाबंदी खत्म कर दी गई है। मतदान केंद्र में 1250 मतदाताओं को अनुमति देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज दिल्ली में भारत के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय की 2 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कोरोना संकट से निपटने में भारत के प्रयास, राजनीतिक प्रतिबद्धता और तालमेल को सराहा गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। वो डीएसटी सीएलएल इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत टॉप 25 इनोवेशन नेशन की लीग में शामिल होना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं से गलत उम्मीदें बनती हैं और हर जगह भ्रम फैलता है। याचिका में इस साल सीबीएसई और दूसरे बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन कराने पर रोक की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटाए गए हैं। सरकार ने बताया है कि पीएमएलए में 67,000 करोड़ रुपए के मामले लंबित हैं। ईडी की ओर से अब तक 4,700 मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट से आज के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्कीड उड़ानें समेत कुल 41 उड़ानें रद्द हुई हैं। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज 4 पैराशूट बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। इसे सेना में निशान सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। परेड में 8 पैरा ट्रम्प्स के कम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने एयर थिंक्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रारंभिक चरण में 15वें और अंतिम दौर में उन्होंने रूस व्लादिस्लाव अर्तमीव को हराया है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। चौथे चरण में 60% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को भी मिला। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, पीपीई किट, साबुन, पानी वगैरह की व्यवस्था थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। चौथे चरण में
कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें प्रदेश के मंत्री ब्रिजेश पाठक, आशुतोष टंडन, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल शामिल हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 59 में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरण में से 4 चरण के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया है। शुरू के 3 चरण की बात करें तो औसतन 63% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। पहले दौर में राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस दौर में 62.83% वोटिंग हुई थी। दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए वोट डाले गए। इस दौर में 65% से अधिक मतदान हुआ। तीसरे दौर में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और करीब 62.5% मतदाताओं ने मतदान किया। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे 3 दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी और कौशाम्बी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार छोटे किसानों, महिलाओं, गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रही है। परिवारवादी पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहती हैं। ये लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव राज्य के विकास के साथ साथ ही देश के विकास के लिए ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। और अब नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ का था। इसे 5 वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रयागराज में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि को अपना लक्ष्य मानकर बीजेपी को चुनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले से लेकर चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपराधी और माफिया ही नजर आते थे। अब आतंकवादियों से भी तार जुड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में एसपी और बीएसपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जब भी सत्ता में आई वे अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी साथ लेकर आई। उन्होंने जनता से विकास के लिए वोट देने की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच में बीजेपी पर महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा। उन्होंने वादों की झड़ी लगाते हुए जिलों के 7 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोरखपुर में दिल्ली के विकास कार्यों की तर्ज पर विकास करने का वादा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिजली के बिल जीरो करना एसपी और बीजेपी को नहीं आता। किसानों के संगठन राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के चुराचांदपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की अपील की। साथ ही कांगपोकपी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की पहल पर उत्तर पूर्वी राज्यों में 9500 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों से जुड़े युवा आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी की ओर से झंडा फहराने का समारोह आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी टी विश्वजीत सिंह की ओर से इम्फाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण इलाके में बुनियादी सुविधाएं 100% आबादी तक कैसे पहुंचे, इसके लिए स्पष्ट रोड मैप है। वो ग्रामीण विकास पर केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शासन में सुधार लाने के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों की और सक्रिय भागीदारी चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की 100% कवरेज के लिए नई तकनीक पर ध्यान देना होगा, जिससे प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा सके और गुणवत्ता से भी समझौता नहीं हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम काफी अहम है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। फ्रांस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। पेरिस में थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध पर चीन के साथ बातचीत कर रहा है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद कई जगह समाधान निकला। दोनों देशों ने कई बिंदुओं में अहम प्रगति की है। कुछ बिंदु हैं जिन्हें अभी भी सुलझाया जाना बाकी है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। We've had 13 rounds of discussions by military commanders focused on the disengagement issue. We are absolutely clear that we will not agree to any change in the status quo, any attempt to change the line of actual control unilaterally by one side. प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनसे मुंबई में ईडी के दफ्तर में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्हें विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने जानकारी दी है कि ये जांच भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी हुई है। संपत्ति संबंधी सौदे से मलिक का कथित तौर पर जुड़ा होना उन्हें केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में ले आया और उनसे पूछताछ की जरूरत पड़ी। नवाब मलिक एनसीबी मामले को लेकर पिछले कुछ महीनों से खबरों में रहे हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें और नजर डालेंगे यूक्रेन संकट के पल पल बदलते घटनाक्रम पर। आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीमान, सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि 500 से अधिक देशी राज्यों को मिलाकर उन्हें 7 राज्यों में परिणत कर देने के लिए मैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा में अपना योगदान देना चाहता हूँ। 1947 में मैं अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का सदस्य था। इस कारण मुझे ज्ञात हुआ कि यह कितना बड़ा कार्य है। जम्मू कश्मीर को लेकर संसद की चिंता और समाधान की तलाश। जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370। देखिए सार्थक संवाद। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र राव और संसद टीवी के अभिव्यक्ति कार्यक्रम में जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mithal, on Healthy India, only on Sansad TV.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। मौजूदा सरकार का यह चौथा वार्षिक बजट है। मिजोरम विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट के सदस्यों ने स्पीकर लालरिन लिराया सेलो का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट किया। 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के 28 जबकि ZPM के 6, कांग्रेस के 5 और बीजेपी का 1 सदस्य है। त्रिपुरा सरकार ने अनानास और कटहल की पैदावार बढ़ाने के लिए TPJM संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार की ओर से इस मिशन को 5 साल तक चलाया जाएगा। इसके लिए 153 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उड़ीसा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 79% मतदान हुआ। चौथे चरण में सुवर्णपुर जिले में सबसे अधिक 86.57% मतदान हुआ, जबकि गंजम जिले में सबसे कम 65.21% मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई होगी। पिछले कई महीनों से इस पर सुनवाई नहीं हुई है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा की अवधि शुक्रवार तक बढ़ा दी है। चंडीगढ़ विद्युत विभाग के कर्मचारी विभाग के निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के फैसले के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। कर्मचारी निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में हिमपात के बाद विमान और रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। साथ ही श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में करीब 2 फुट और उससे अधिक बर्फ गिरी है। लद्दाख में 55 वर्षीय ITBP कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक 65 पुशअप्स मारने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के निकट आते ही हरिद्वार में कांवड़ियों की टोली का पहुंचना शुरू हो गया है। 2 दिन बाद यहां से लौटने का सिलसिला शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों से सुरक्षित जल और स्वच्छता को अपनाने की शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें ही गांव में जलापूर्ति व्यवस्था देखती हैं, इसलिए पंचायतों को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। To Gram Panchayats is critical as they are the core of our rural water supply. At the same time, it is equally important to ensure institutional strengthening of the panchayats. यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने सभी राजनयिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। मॉस्को का कीव में दूतावास है और खार्किव ओडेसा के लवीव में वाणिज्य दूतावास है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस संकट के कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रूस इस जटिल मुद्दे के कूटनीतिक हल के लिए खुले मन और ईमानदारी के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस के आक्रमण करने की आशंका के चलते वो देश के कुछ आरक्षित सैनिकों को तैनाती के लिए बुला रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्ण सैन्य लामबंदी की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति ने राष्ट्र को एक वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि उनका आदेश केवल रिजर्व सैनिकों पर लागू होता है जो आमतौर पर
संकट के समय सक्रिय हो जाते हैं और एक निश्चित समय के लिए सक्रिय रहते हैं। रूसी सांसद की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश से बाहर सेना के इस्तेमाल की अनुमति देने के बाद यूक्रेन के मुद्दे पर मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय नेताओं ने इसके जवाब में रूस के बड़े व्यवसायियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अब तक रूस को आर्थिक रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर हमला होता है तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। जो बाइडेन ने कहा कि क्रिमिनल और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है और ये यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति पुतिन की सेनाएं और आगे बढ़ती हैं तो वो रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगा देंगे। I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. We're closely monitoring energy supplies for any disruption. We're executing a plan in coordination with major oil-producing consumers and producers toward a collective investment to secure stability in global energy supply. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने के बाद उन्होंने जिनेवा में अपने रूसी समकक्ष के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि रूस की कार्रवाई दर्शाती है कि वो मौजूदा संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। ब्लिंकन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वहां रूसी सैनिकों की तैनाती एक आक्रमण की शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कारोबारियों को रूसी साइबर हमले के जरिए जवाबी हमला देने के लिए तैयार रहने को लेकर आगाह किया गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा पाबंदी यूक्रेन के प्रति रूसी आक्रामकता के जवाब में पहली कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया और रूस ने 2014 से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन संघर्ष में रूस की भागीदारी के विरोध में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंध की शुरुआत की गई थी। मॉरिसन की कैबिनेट में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने प्रतिबंधों और यात्रा बंदिशों को मंजूरी दी, जो रूसी सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों को लक्षित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछले प्रतिबंधों का विस्तार करने और 2 रूसी बैंकों को लक्षित करने के अमेरिका और ब्रिटेन की कवायद के साथ ही जुड़ने पर सहमत हुआ है। इसी बीच यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच भारतीयों को वहां से निकालने का काम शुरू हो गया है। यूक्रेन में कीव से एयर इंडिया की उड़ान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। विमान में पूरी क्षमता में लोग सवार थे। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के बीच विशेष उड़ानें संचालित कर रहा है। इससे पहले एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए कोई भी वाणिज्यिक उड़ान संचालित नहीं की थी। यूक्रेन से लौटने वालों की मांग पर कुछ दूसरी भारतीय विमान कंपनियां भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। इस महीने की 25 और 27 तारीख और अगले महीने की 6 तारीख को कीव से दिल्ली के लिए उड़ानें संचालित होंगी। According to our embassy, they told us to vacate from Ukraine. That's why we came here. यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्लासेस कब हमारी ऑफलाइन होंगी। अब जब सिचुएशन ठीक होगी तभी होंगे अब ऑफलाइन। ये सिचुएशन थोड़ा सा है, पैनिकेबल सिचुएशन है। ये आज से शुरू हुई है, ठीक है, और इससे पहले कुछ हुआ नहीं था ऐसा। और बच्चे अपने आप से ही आ रहे हैं मतलब यूक्रेन से। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट लगातार छठे कारोबारी सत्र में भी जारी रही। सेंसेक्स 68.62 अंक यानी 0.12% की गिरावट के साथ 57,232.06 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 28.95 अंक यानी कि 0.12% टूटकर 17,063.25 अंक पर आ गया। अमेरिका में हवाई के कोआई द्वीप में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी नौसेना ने यह जानकारी दी है। पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर हादसे शिकार हो गया और उसमें सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रोमेन कोर से रवाना हुआ है और प्रशिक्षण अभियान में सहयोग कर रहा था। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में इंदौर में आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।